यह किताब बताती है कि कैसे दूसरों की सोच और व्यवहार को इस तरह बदला जाता है कि इंसान को लगता है कि वह सारे फैसले खुद ले रहा है। 2004 से 2017 के बीच दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आज की राजनीति में बहुत ज्यादा गुस्सा, डर और नफरत है। आम लोगों को लगता है कि सिस्टम उन्हें धोखा दे रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। लोग ऑनलाइन सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो उन्हें पसंद है, जिससे वे एक इको चैम्बर में, एक सीमित दुनिया में कैद हो जाते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स और कट्टर लोग इसी का फायदा उठाते हैं और इंटरनेट के जरिए युवाओं को चुपके से मैनिपुलेट करते हैं। किसी की सोच को पूरी तरह बदलने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले इंसान को समाज और परिवार से अलग किया जाता है, फिर उसकी सोच और जानकारी पर काबू किया जाता है, उसके पुराने विचारों पर शक पैदा किया जाता है। इसके बाद नई और कट्टर बातों को बार बार दोहराया जाता है। अंत में इमोशंस का इस्तेमाल करके उस नई सोच को हमेशा के लिए पक्का कर दिया जाता है। यह काम कभी जोर जबरदस्ती से किया जाता है तो कभी मीठी बातों और धोखे से। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम दिमाग के काम करने के तरीके और जीन्स को बहुत अच्छी तरह समझने लगे हैं। जानवरों पर हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उनकी यादों को बदला भी गया है। यह खोज बीमारियों के इलाज के लिए अच्छी है, लेकिन इससे यह डर भी पैदा होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके इंसानों का दिमाग न कंट्रोल कर ले। अक्सर हम सब यह सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक सख्त हीरे जैसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन असल में इंसान का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है जो आसानी से दूसरों के प्रभाव में आकर, सोशल इन्फ्लुएंस में आकर ढल जाता है। यह किताब यही समझाती है कि कोई कैसे हमारे दिमाग से खेलता है। हम इस खतरे से तभी बच सकते हैं जब हमें इसकी सही जानकारी हो। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ऐसे समाज और पॉलिटिक्स का निर्माण करें जहां हम इंसान की निजी आज़ादी, उसकी फ्रीडम सबसे ज़्यादा जरूरी हो और कोई किसी की सोच को जबरदस्ती बदल न सके। ब्रेन वॉशिंग शब्द 1950 के कोरिया युद्ध के समय सामने आया। जब अमेरिका के सैनिक दुश्मन की कैद से छूटे तो वे कम्युनिस्ट लोगों की तारीफ कर रहे थे। उन्हें कैद करने वालों ने उनके दिमाग को पूरी तरह बदल दिया था। एडवर्ड हंटर ने 1950 में इस अजीब घटना को ब्रेन वॉशिंग का नाम दिया। यह युद्ध के स्ट्रेस या पागलपन से बिल्कुल अलग है। इसमें दुश्मन जानबूझकर इंसान की पुरानी बातों को मिटाकर उसके दिमाग में नई सोच डाल देता है। यह शब्द असल में एक चीनी शब्द शी नाव से बना है। इसका मतलब है दिमाग को साफ करना। चीनी लोग इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस मानते थे, जैसे किसी का दिमागी इलाज करना, लेकिन अमेरिका के लिए यह एक डरावना तरीका था। आज के समय में इस शब्द को अक्सर किसी दूसरे की सोच बदलने या बस एक इंसल्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग सिर्फ एक मशीन जैसा तरीका नहीं है। यह किसी इंसान के विचारों और उसके कामों पर पूरा कंट्रोल पाने का एक खतरनाक सपना है। अक्सर जब हमें किसी के अजीब बिहेवियर का कोई कारण समझ नहीं आता तो हम उसे अपनी समझ के लिए ब्रेन वॉशिंग कह देते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए 1974 का पैटी हर्स्ट का मामला बहुत मशहूर है। एक बहुत अमीर लड़की पैटी का किडनैप हुआ। कुछ हफ्तों तक गुंडों ने उसे डराया और टॉर्चर किया। फिर अचानक वह उन्हीं गुंडों के साथ मिलकर एक बैंक लूटने लगी। बाद में जब वह पकड़ी गई तो कोर्ट में बहस हुई कि क्या उसने यह सब अपनी मर्जी से किया या उसका ब्रेन वॉश हुआ था। जूरी ने सबूतों को देखकर माना कि वह अपनी मर्जी से काम कर रही थी और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना से ब्रेन वॉशिंग की 4 मेन बातें, 4 कोर कंपोनेंट्स सामने आती हैं। पहला है इरादा यानी पर्पस।
यानी यह जानबूझकर किसी को बदलने के लिए किया जाता है। दूसरा है बड़ा बदलाव, कॉग्निटिव डिफरेंस, जहां इंसान की पुरानी और नई सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। तीसरा है कम समय यानी टाइम स्केल, यानी इंसान के अंदर यह बदलाव, यह चेंज बहुत ही जल्दी आ जाता है। और चौथा है आखिरी रास्ता, जब लोगों को ऐसा अजीब बिहेवियर समझने का कोई और रास्ता नहीं दिखता। इसके अलावा ब्रेन वॉशिंग का शिकार हुए लोग अपनी नई सोच से इमोशंस के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। वे उस मामले में कोई भी सही बात या रीजनिंग नहीं सुनते। इसे करने के लिए अक्सर जोर, जबरदस्ती और डर का इस्तेमाल होता है। हालांकि कई बार लोग प्यार का नाटक करके भी ऐसा करते हैं। इतिहास में इंसान को टॉर्चर करने के पुराने तरीके भी बिल्कुल इसी तरह काम करते थे। थॉमस क्रैनमर की कहानी ब्रेन वॉशिंग को बहुत अच्छे से समझाती है। थॉमस एक बड़े प्रोटेस्टेंट विद्वान थे जो किंग हेनरी 8वें के समय में थे। लेकिन जब हेनरी की कट्टर कैथोलिक बेटी मैरी रानी बनी तो उसने थॉमस को जेल में डाल दिया। उन्हें मार डालने की सजा मिली, लेकिन तुरंत नहीं मारा गया क्योंकि मैरी उन्हें कैथोलिक धर्म कबूल करवाना चाहती थी। उन्हें डराया धमकाया गया, उनकी सारी सुविधाएं और किताबें छीन ली गईं और उनके दोस्तों को भी दूर कर दिया गया। जब उन्हें अपने साथियों को जिंदा जलते हुए देखना पड़ा तो डर के मारे उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया। लेकिन बाद में अपने एक फैसले पर पछतावे के कारण उन्होंने मरने से पहले दोबारा अपने प्रोटेस्टेंट सोच को सही बताया और बहादुरी से मौत को गले लगा लिया। यह कहानी दिखाती है कि ब्रेन वॉशिंग कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह सदियों पुराना तरीका है। इसमें इंसान को डराना, अकेले छोड़ना, उसकी नींद हराम करना और उसे ऐसी हालत में डालना शामिल है जहां वह लाचार हो जाए। यही सब चीन के कम्युनिस्ट कैंपों में भी हुआ था। लोग महीनों तक एक ही विचारधारा को सुनते थे और थकान से उनका दिमाग हार मान लेता था। फादर लूका और फादर साइमन की कहानी भी इसी तरह की है। फादर लूका को बहुत टॉर्चर किया गया। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने झूठे जुर्म कबूल कर लिए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कम्युनिस्ट बातें मान ली, लेकिन अंदर से वह अपनी सोच पर कायम रहे। वहीं फादर साइमन बहुत इमोशनल इंसान थे। वे चीन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने न सिर्फ कम्युनिस्ट बातें मानी बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में विंस्टन स्मिथ नाम का कैरेक्टर भी एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां पार्टी हर चीज पर कंट्रोल रखती है। इसमें इंसान के हर विचार, उसके हर थॉट पर नजर रखी जाती है और कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं सोच सकता। विंस्टन को टॉर्चर करके यह सिखाया गया कि वह अपनी पुरानी सोच भूल जाए और पार्टी से प्यार करे। किताब दिखाती है कि कैसे डर और दर्द के जरिए इंसान को बदला जा सकता है। ब्रेन वॉशिंग असल में एक ऐसा तरीका है जहां कोई इंसान किसी दूसरे की सोच पर पूरा अधिकार पाना चाहता है। इसके लिए अक्सर जोर, जबरदस्ती, डर और इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ब्रेन वॉशिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जाता है। 1950 में ब्रेन वॉशिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ था और तब से यह अक्सर उन भयानक घटनाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई और कारण समझ नहीं आता। ये घटनाएं कोई हादसा नहीं होती, बल्कि कोई न कोई इंसान किसी राजनीतिक या धार्मिक वजह से, पॉलिटिकल या रिलीजियस मोटिव से इन्हें अंजाम देता है। राजनीति और धर्म के नाम पर इंसान कैसे हैवान बन जाते हैं, इसे समझने के लिए चार्ल्स मैनसन और जिम जोन्स के मामलों को देखा जा सकता है। मैनसन ने खुद को भगवान या मसीहा बताकर कई लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों और धोखे में फंसाया। बाद में उसने अपनी इन्हीं भक्तों से कई बेरहम हत्याएं करवाई। दूसरी तरफ जिम जोन्स ने पीपुल्स टेम्पल नाम के एक संगठन बनाया
और खुद को मसीहा घोषित कर दिया। जब उस पर दबाव बढ़ा और लोग उसके खिलाफ होने लगे तो उसने 900 से ज्यादा लोगों को जहर पिलाकर एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों घटनाओं से यह साफ होता है कि ऐसे संगठन बहुत ही सख्त नियम और कायदे कानून बनाते हैं। इनका नेता हमेशा खुद को सही मानता है और बाकी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है। ये लोग अक्सर युवाओं को फंसाते हैं क्योंकि वे आसानी से बातों में आ जाते हैं और उन्हें एक नई पहचान और अपनापन चाहिए होता है। धीरे धीरे ये संगठन इतने कट्टर हो जाते हैं कि हिंसा और तबाही ही इनका आखिरी अंजाम होता है। हम इंसान अपनी जिंदगी में कई तरह के ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं। ग्रुप्स यानी समूहों का होना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि हमारे थॉट्स और लैंग्वेज को सही बनाए रखने के लिए भी बहुत अहम है। फिलोसोफर लुडविग विटगेंस्टीन ने समझाया था कि कोई भी भाषा अकेले नहीं बन सकती। हम किसी भी शब्द या विचार का सही मतलब तभी समझ पाते हैं जब हम दूसरों की बातों और उनके सोचने के तरीके को देखते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की जरूरत होती है ताकि हम हकीकत से जुड़े रहें और हमारे विचार सही रास्ते पर हों। हमारा दिमाग चीजों और लोगों को अलग अलग हिस्सों या कैटेगरीज में बांटने का आदी होता है। हम अक्सर दुनिया को इन ग्रुप यानी हम और वे यानी आउट ग्रुप के नजरिए से देखते हैं। जब लोग किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो वे एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं और उनके काम करने का तरीका भी एक जैसा हो जाता है। किसी ग्रुप में शामिल होने से हमें एक खास पहचान मिलती है और हम उस ग्रुप की कामयाबी को अपनी कामयाबी मानने लगते हैं। कल्ट भी एक ऐसा ही ग्रुप होता है जिसमें एक नेता होता है और उसके पीछे चलने वाले भक्त होते हैं। लेकिन कल्ट में कुछ बातें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। जैसे जैसे लोग इस ग्रुप से जुड़ते हैं वे अपनी पुरानी पहचान और आज़ादी भूल जाते हैं। कल्ट का नेता अक्सर अपने लोगों को दुनिया से अलग कर देता है और उनके दिमाग में ऐसी कट्टर बातें डालता है जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार इन संगठनों का अंत बहुत खौफनाक होता है और लोग हत्या या आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठा लेते हैं। जब कल्ट के लोग इस तरह के खौफनाक काम करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। लेकिन साइकोलॉजी बताता है कि यह कोई जादू नहीं है। कल्ट के नेता लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है। जब कल्ट किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है और ग्रुप के दबाव में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई भी ग्रुप खतरनाक तब बन जाता है जब वह बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है या जब वह किसी ऐसे बड़े और भ्रामक विचार के पीछे अंधा होकर भागता है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे ग्रुप के लोग खुद को दूसरों से बेहतर और प्योर समझने लगते हैं और जो लोग उनके जैसी सोच नहीं रखते वे उन्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। धर्म और राजनीति के नाम पर चलने वाले कई संगठन इसी तरह कट्टरता यानी रेडिकलिज्म फैलाते हैं और जब इंसान ग्रुप के दबाव में आता है तो वह बहुत आसानी से कोई भी अपराध कर सकता है। हमने समझा कि ब्रेन वॉशिंग में अक्सर जोर जबरदस्ती यानी फोर्स का इस्तेमाल होता है जैसे कि कुछ कल्ट में। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग, मीडिया और एजुकेशन में भी ब्रेन वॉशिंग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता बल्कि वे चुपके से हमारे दिमाग में बातें डालते हैं। वे खास तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग समाज में अपनी जगह मानकर रहें और सिस्टम में कोई बदलाव ना आए। एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन और एजुकेशन सीधे तौर पर डरा धमकाकर काम नहीं करते, लेकिन वे हमारे विचारों को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, विज्ञापनों की, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने बताया है कि सेल्समैन और विज्ञापन बनाने वाले 6
खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड है लोगों से कोई छोटी बात मनवाना, कमिटमेंट, ताकि वे बाद में बड़ी बात भी मान लें। दूसरा है एहसान यानी रेसिप्रोसिटी, जहां वे आपको कुछ छोटा सा उपहार देते हैं ताकि आप उनके बदले में कुछ बड़ा काम कर दें या उनकी कोई महंगी चीज खरीद लें। इसके अलावा किसी मशहूर चेहरे, किसी अथॉरिटी या किसी ऐसे इंसान का इस्तेमाल करना जो आपको पसंद हो, लोगों को जल्दी राजी कर लेता है। वे चीजों को कम दिखाकर या यह बताकर कि सब लोग इसे खरीद रहे हैं, आपको लालच में डालते हैं। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट, एक अच्छा विज्ञापन यह कोशिश करता है कि आप ज्यादा सोच विचार न करें, बल्कि सीधा इमोशंस में बहकर फैसला लें। वे किसी चीज को बेचने के लिए अक्सर आपकी बुनियादी जरूरतों और लालच का फायदा उठाते हैं। जैसे कारों के विज्ञापनों में महिलाओं का दिखाना, जिसका कार चलाने से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वे कार को आपकी किसी दूसरी चाहत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन आपके दिमाग पर धीरे धीरे असर डालते हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह बदल नहीं सकते, जैसे कल्ट करते हैं। हालांकि लोगों को असली डर एक दो विज्ञापनों से नहीं, बल्कि पूरे मीडिया के माहौल से होता है। मीडिया यह तय करता है कि हम किस बारे में सोचें और कैसे सोचें। टीवी, अखबार और इंटरनेट मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां हमारी सोच धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में जाने लगती है। लोग यह डर महसूस करते हैं कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी सारी जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन बदले में हमारी सोचने की आजादी छीन जाएगी। आजकल मीडिया बहुत चालाकी से काम करता है। कोई एक तानाशाह नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, बल्कि बाजार की कंपटीशन और प्रॉफिट के लालच में मीडिया एक जैसा ही कंटेंट परोसने लगा है। अखबार और टीवी कॉम्प्लेक्स मुद्दों को, जटिल मुद्दों को बहुत आसान और सतही बनाकर पेश करते हैं ताकि लोग आसानी से उनकी बातों में आ जाएं। हालांकि हम हर विज्ञापन की बात नहीं मानते और हमारी अपनी सोच भी असर डालती है, लेकिन मीडिया के काम करने का तरीका हमें कहीं न कहीं उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां हमारी सोच पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके। ब्रेन वॉशिंग को पानी से साफ करने जैसा माना जाता है। इसी तरह इसका एक और मतलब दिमागी इलाज से भी जोड़ा जाता है। जब 1950 में यह शब्द पहली बार सामने आया तो कई लोगों ने ब्रेन वॉशिंग और दिमागी इलाज यानी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के बीच कंपैरिजन की। एडवर्ड हंटर ने चीन के एक छात्र के ब्रेन वॉशिंग के एक्सपीरियंस को अमेरिका के एक मेंटल हॉस्पिटल से जोड़ा। साइकेट्रिस्ट को लगता था कि वह अपने मरीज के दिमाग को ठीक कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों को लगता है कि वे दूसरों का दिमाग साफ कर रहे हैं। अक्सर जो लोग जबरदस्ती दूसरों का दिमाग बदलते हैं, वे इसे एक तरह का इलाज या भलाई बताते हैं। वे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वे इंसान को पापों से मुक्त कर रहे हों या उसे सच्ची आज़ादी दिला रहे हों। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में भी विंस्टन को टॉर्चर करने वाला यही कहता है कि वह उसे सजा नहीं दे रहा, बल्कि उसका इलाज कर रहा है ताकि उसकी सोच सही हो सके। हालांकि 1960 और 1970 के दशक में कई बड़े डॉक्टरों और जानकारों ने, साइकेट्रिस्ट ने इस सोच का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान समाज के बनाए नियमों से अलग बर्ताव करता है तो उसे पागल या बीमार कहकर हॉस्पिटल में डाल देना सही नहीं है। इसे इलाज नहीं, बल्कि सरकार या समाज की ताकत का गलत इस्तेमाल माना गया। थॉमस सजास जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि ऐसे लोगों को उनकी मर्जी के बिना अस्पतालों में बंद कर देना पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक जो सरकार के लिए काम करते हैं, उनके पास इतनी ताकत होती है कि वे किसी अपराधी को ऐसा डिक्लेयर कर दें कि वह सुधर नहीं सकता और उसे मौत की सजा दे दी जाए। यह तानाशाही सोच से काफी मिलता जुलता है। आज के समय में दिमागी बीमारियों की सूची में ऐसी कई अजीब आदतें या स्वभाव भी शामिल कर लिए गए हैं जिनका शरीर की बीमारी से कोई सीधा संबंध नहीं होता।
इसके बावजूद लोग दिमागी इलाज पर बहुत भरोसा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अथॉरिटी। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने इसे लोगों को मनाने का एक बड़ा तरीका बताया है। हम अक्सर उन लोगों की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं जिनके पास डिग्री या समाज में ऊंचा स्टेटस होता है, फिर चाहे उनकी दी गई जानकारी पूरी तरह से सही न भी हो। सेना का काम होता है आम नागरिकों को एक ऐसा सिपाही बनाना जो देश के दुश्मनों को मारने से न हिचकिचाए। इसके लिए उन्हें कड़े डिसिप्लिन और ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। स्टैनली मिलग्राम ने अपने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि अगर आदेश देने वाला कोई बड़ा अधिकारी हो तो अच्छे और आम लोग भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लोगों को यह यकीन दिलाया जाता है कि उनका काम देश की हिफाजत के लिए है तो वे ऐसा आसानी से कर गुजरते हैं। सेना की ट्रेनिंग यानी मिलिट्री ट्रेनिंग में जवानों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाया जाता है। उन्हें हमेशा यह समझाया जाता है कि आदेश मानना उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, ताकि अगर वे कुछ गलत भी करें तो उसकी जिम्मेदारी उन पर न आकर ऊपर के अधिकारियों पर रहे। आधुनिक युद्धों में, मॉडर्न वॉरफेयर में नई नई टेक्नोलॉजी ने लोगों को दूर से ही हमला करना आसान बना दिया है। जब सिपाही दुश्मन को अपनी आंखों के सामने नहीं देखता तो उसे मारने में उसे कोई अपराध बोध यानी गिल्ट नहीं होता। सेना जवानों के बीच प्यार और भाईचारे की भावना भरती है ताकि वे अपने साथियों की खातिर दुश्मन को मारने में कोई हिचकिचाहट महसूस न करें। क्या सेना की ट्रेनिंग ब्रेन वॉशिंग है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे ब्रेन वॉशिंग नहीं मानते, क्योंकि जवानों के पास अब भी फैसले लेने की आजादी होती है और वे स्वेच्छा यानी वॉलंटरीली फौज में शामिल होते हैं। यह इंसान के मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा है कि वह आदेशों को मानकर अपने ग्रुप, अपने समूह के लिए काम करता है। इसी तरह की बातें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी देखी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रग्स को लेकर बनाए गए कानून अक्सर भेदभाव वाले लगते हैं। शराब और सिगरेट जैसी कानूनी चीजों से हर साल हजारों लोग मरते हैं, फिर भी उन पर पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ अवैध ड्रग्स को लेकर ऐसा डर पैदा किया जाता है कि मानो उनके इस्तेमाल से लोग भयानक अपराधी बन जाएंगे। अक्सर इन कानूनों का निशाना गरीब या निचले तबके के लोग बनते हैं, जिससे समाज में डर का माहौल बनता है। फ्रांसीसी फिलोसोफर मिशेल फूको का मानना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का असली मकसद लोगों को सही रास्ते पर लाना नहीं, बल्कि उन पर कड़ी निगरानी रखना है। जब समाज को यह लगने लगता है कि उन पर कोई और कब्जा कर रहा है तो लोग अक्सर इसका विरोध करते हैं या फिर वे हार मानकर चुप बैठ जाते हैं। इंसान हमेशा यह सोचना चाहता है कि वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करता है। ब्रेन वॉशिंग का असली डर यही है कि कोई हमारी सोच, हमारे थॉट्स और हमारे फैसलों पर कब्जा न कर ले। परिवार और घर में भी दुर्व्यवहार यानी डोमेस्टिक अब्यूज के रूप में एक तरह की ब्रेन वॉशिंग देखने को मिलती है। एक डोमेस्टिक अब्यूज करने वाला इंसान अपने साथी की हर कमजोरी का फायदा उठाता है और धीरे धीरे उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वह शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर ताने मारता है और जब सामने वाला विरोध नहीं करता तो वह अपनी हदें पार करने लगता है। धीरे धीरे पीड़ित इंसान का आत्मविश्वास यानी सेल्फ स्टीम इतना टूट जाता है कि वह खुद को असहाय यानी हेल्पलेस महसूस करने लगता है। ब्रेन वॉशिंग कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे किसी के दिमाग को अपने हिसाब से ढालने यानी मैनिपुलेट की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। चाहे कल्ट हो, सेना हो या कोई डोमेस्टिक अब्यूज करने वाला इंसान, सब अलग अलग तरीकों से लोगों के विचारों, उनके थॉट्स और उनके बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे अहम होती है इंसान की आज़ादी छीन लेना और उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लेना। अब हम समझेंगे कि ब्रेन वॉशिंग की तकनीकें हमारे दिमाग पर कैसे असर डालती हैं।
जिसे जानने के लिए हमें न्यूरोसाइंस यानी दिमाग के विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग किसी सख्त हीरे की तरह नहीं है जो कभी न बदले, बल्कि यह मिट्टी की तरह है जो हमारे एक्सपीरियंसेस के, हमारे अनुभवों के हिसाब से ढलता रहता है। पश्चिमी देशों में अक्सर यह माना जाता है कि हमारी सोच कभी नहीं बदलती और हम हमेशा अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन ब्रेन वॉशिंग इसी बात का फायदा उठाती है। वह इंसान की सोच बदल देती है और उसे लगता है कि वह खुद ही फैसले ले रहा है। हमारा दिमाग बहुत सारे न्यूरॉन्स से बना है। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के मैसेंजर्स होते हैं, संदेश वाहक होते हैं, जो एक दूसरे को सिग्नल भेजकर काम करते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। ब्रेन वॉशिंग भी इसी तरह काम करती है। इसमें किसी एक विचार को इतनी बार दोहराया जाता है कि वह इंसान के दिमाग का हिस्सा बन जाता है। दिमाग को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, निचला हिस्सा यानी सब कॉर्टेक्स और ऊपरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स। निचला हिस्सा हमारी बेसिक नीड्स, हमारी बुनियादी जरूरतों जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। वहीं ऊपरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स हमारे सोचने, समझने, फैसले लेने और याद रखने का काम करता है। इसे 4 अलग अलग हिस्सों में यानी लोब्स में बांटा गया है, जो देखने, सुनने और समझने के अलग अलग काम संभालते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार देखते या सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसके हिसाब से खुद को बदल लेता है। ब्रेन वॉशिंग में इंसान को बार बार एक ही माहौल में रखा जाता है और उसे एक ही तरह की बातें बताई जाती हैं। इससे उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन बदल जाते हैं और उसकी पूरी सोच उसी दिशा में मुड़ जाती है जिसे वह अपनी सच्चाई मान लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग और हमारी पहचान बिल्कुल पक्की या ठोस यानी सॉलिड हो जाती है। हम अपनी पहचान बदलने से बहुत डरते हैं, चाहे वह किसी बीमारी से हो या ब्रेन वॉशिंग से। लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग हर समय बदलता रहता है। जब हम कुछ भी नया देखते या महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में बदलाव होता है। जैसे अगर किसी का हाथ कट जाए तो दिमाग का वह हिस्सा चेहरे की नसों से जुड़ जाता है। तब चेहरे को छूने पर लगता है कि कटा हुआ हाथ छुआ जा रहा है। ऐसे कई छोटे बदलाव रोज होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। पुरानी सोच थी कि हमारा दिमाग एक सख्त हीरे की तरह है जिस पर शरीर का कोई असर नहीं होता, पर यह बात बिल्कुल गलत है। हमारे खान पान का भी दिमाग पर सीधा असर होता है। जैसे मछली या हरी सब्जियों में मिलने वाला अच्छा फैट, अनसैचुरेटेड फैट, दिमाग की नसों यानी न्यूरॉन्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से क्रिमिनल्स का गुस्सा और हिंसक बिहेवियर भी कम होते देखा गया है। इसी तरह कुछ खास मैग्नेटिक फील्ड से हमारे दिमाग में भगवान के होने का या कोई धार्मिक एहसास यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी पैदा किया जा सकता है। हमें लगता है कि हम नहीं बदले क्योंकि हमारी याददाश्त यानी मेमोरी हमें ऐसा महसूस कराती है, लेकिन हमारी मेमोरी में कई कमियां होती हैं। हम अक्सर अपनी पुरानी मेमोरी को अनजाने में बदल देते हैं, उसे एडिट कर देते हैं ताकि हमें लगे कि हम हमेशा एक जैसे ही रहे हैं। असल में हमारी कोई एक पहचान नहीं होती। हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग भूमिकाएं, रोल्स या स्कीमास निभाते हैं, जैसे कभी बॉस तो कभी पिता। दिमाग की भाषा में जब कुछ नसें, कुछ न्यूरॉन्स एक साथ काम करती हैं तो उनका आपस का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है। जिन विचारों या आदतों को हम कम इस्तेमाल करते हैं उनका कनेक्शन कमजोर होता है। विज्ञापनों के जरिए इन्हें आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन जिन विचारों को हम रोज जीते हैं उनका जुड़ाव बहुत स्ट्रांग होता है और वही हमारी असली पहचान बनाते हैं। विज्ञापनों का असर पानी के बहाव जैसा धीमा होता है।
जबकि जबरदस्ती की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग एक भयानक भूकंप की तरह होती है। यह हमारे सबसे पक्के विचारों और हमारी असली पहचान को जड़ से हिलाकर नई शक्ल दे देती है। जैसे ही हम कुछ नया देखते या सुनते हैं, हमारे दिमाग में बदलाव होता है। हमारा दिमाग एक बहते पानी की तरह है जो धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार और हमारी सोच किस तरह हमारे दिमाग में रास्ता बनाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में कोई सोच बना लेते हैं तो वह हमारे दिमाग में दूसरे विचारों से जुड़ जाती है। अगर हमें कोई नई जानकारी मिलती है जो हमारी पुरानी सोच से अलग होती है तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होने लगती है। ऐसे में इंसान अक्सर अपनी पुरानी सोच को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगर वह सोच कमजोर है, जैसे किसी ऐसी चीज के बारे में जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं, तो हम उसे आसानी से बदल लेते हैं। लेकिन अगर वह सोच बहुत मजबूत है, जैसे धर्म या खुद के बारे में राय, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे दिमाग में विचार यानी थॉट्स एक जाल, एक वेब की तरह फैले होते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं या कोई बात बार बार सुनते हैं तो यह जाल, यह वेब मजबूत हो जाता है। जैसे अगर पानी की एक छोटी और सीधी नाली हो तो पानी उसमें से तेजी से बहेगा। उसी तरह अगर कोई विचार, कोई बिलीफ सीधा और आसान हो, भले ही वह सच न हो, तो दिमाग उसे जल्दी अपना लेता है और वह सोच बहुत मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि कट्टर यानी एक्सट्रीम या आसान विचार जल्दी लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर भी उसी के हिसाब से होने लगता है। हमारा दिमाग नई जानकारी को ज्यों का त्यों नहीं लेता, बल्कि वह उसे अपने पुराने विचारों की छलनी से छानता है। दिमाग हमेशा यह अंदाजा लगाता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। जब उसे कोई ऐसी बात पता चलती है जो उसकी पुरानी सोच से मेल नहीं खाती, तो वह उस जानकारी को या तो बदल देता है या उसे अनदेखा कर देता है। कभी कभी लोग अपनी सोच को सही ठहराने के लिए बहुत अजीब और बेतुकी कहानियां भी बना लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग में विचारों की एक दुनिया बसी होती है, कॉग्निटिव लैंडस्केप होती है। जब हम कोई नई बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपनी सहूलियत और पुरानी सोच के हिसाब से मोड़ लेता है। हम वही देखते और सुनते हैं जो हम देखना या सुनना चाहते हैं। अपनी इसी दुनिया को बचाने के लिए हम ऐसे लोगों और ऐसी जानकारी से दूर भागते हैं जो हमारी सोच को चुनौती देते हैं। ब्रेन वॉशिंग इसी बात का फायदा उठाती है। वह धीरे धीरे आपके दिमाग के इसी जाल को मजबूत या कमजोर करके आपकी पूरी सोच को बदल देती है। जब हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तो हमें पता होता है कि दूसरी तरफ कौन है। यह हमारी पुरानी यादों और विचारों की वजह से होता है। कई बार हमारे दिमाग में कुछ विचार ऐसे भी बनते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेंडा करने वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तब वे हमारे दिमाग में किसी चीज या इंसान के बारे में अच्छी या बुरी बातें डाल देते हैं। ज्यादातर मामलों में हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं या हमें क्या पसंद नापसंद है, लेकिन जब किसी चीज को बार बार दिखाया या बताया जाता है तो वह सोच हमारे दिमाग में इस कदर बस जाती है कि हमें लगता है जैसे वह सच हो। हमारे विचार भी हमारी यादों की तरह होते हैं जो समय के साथ धुंधले भी हो सकते हैं या फिर किसी भयानक घटना के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप भी सकते हैं। हमने उन बड़े और भ्रामक विचारों के बारे में जानने की कोशिश की जो अक्सर इमोशन से जुड़े होते हैं और जिन्हें सच या झूठ साबित करना मुश्किल होता है। ऐसे विचारों का हकीकत से कोई सीधा लेना देना नहीं होता।
बल्कि ये हमारे अंदर से उठने वाली इमोशन से, हमारे अंदर से उठने वाली भावनाओं से ताकत पाते हैं। इसी वजह से इन पर तर्क यानी रीजनिंग का कोई असर नहीं होता। कई वैज्ञानिक और लोग यह मानते हैं कि सिर्फ धर्म ही ऐसी बातों को बढ़ावा देता है और विज्ञान हमेशा सच की कसौटी पर परखा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। बहुत से धार्मिक लोग समाज की भलाई के लिए असली दुनिया में काम करते हैं। वहीं विज्ञान में भी कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना किसी ठोस सबूत के मान लेते हैं। सच तो यह है कि इंसान किसी भी विचार या आइडियोलॉजी से इतना जुड़ सकता है कि वह उसके आगे कुछ और न देखे, चाहे वह विचार धार्मिक हो या राजनीतिक। इतिहास में भी ऐसी कई तानाशाही सरकारें हुई हैं जिन्होंने धर्म को नहीं माना, लेकिन लाखों लोगों की जान ली। हम इंसानों की यह फितरत होती है कि हम हर चीज को अपनी अपनी तरह से देखते और समझते हैं। कुछ लोग अपनी सोच को लेकर इतने पक्के होते हैं कि वे किसी नई बात को आसानी से नहीं मानते। वे अक्सर दूसरों को भी प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। वहीं कुछ लोग खुले विचारों वाले होते हैं और नई बातों को जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन वे दूसरों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। यह समझना थोड़ा डरावना लग सकता है कि हमारी सोच और हमारे विचार कैसे बनते या बदलते हैं और कोई दूसरा कैसे हमारी मर्जी के बिना इन्हें बदल सकता है। लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए हमें भावनाओं यानी इमोशंस और सोचने समझने की ताकत को समझना होगा। भावनाएं यानी इमोशंस किसी इंसान की सोच को बदलने का एक बहुत बड़ा हथियार होती हैं। जब हम डर या गुस्से जैसी भावना महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना या पसीना आना। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले हमारे शरीर में ये बदलाव होते हैं और फिर हमें वह भावना महसूस होती है। ये इमोशंस हमारे दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट्स होती हैं जो हमें किसी चीज के बारे में जल्दी फैसला लेने में मदद करती हैं। कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमारे इमोशंस कैसे बदल रही हैं और हम दूसरों को देखकर कैसे उनके जैसा महसूस करने लगते हैं। पॉलिटिक्स और एडवर्टाइजिंग में अक्सर इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। वे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे इमोटिव वर्ड्स का, जो हमारे अंदर किसी खास चीज या इंसान के प्रति प्यार या नफरत पैदा कर देते हैं। जब कोई भावना, जब कोई इमोशन बहुत मजबूत होती है तो वह हमारी सोच पर, हमारे रीजन पर हावी हो जाती है और तब हम सही या गलत का फैसला नहीं कर पाते। डर, गुस्सा या नफरत जैसी भावनाएं हमें कोई ऐसा काम करने पर भी मजबूर कर सकती हैं जिसके बारे में हम नॉर्मल हालत में सोच भी नहीं सकते। जब हम किसी तनाव या खतरे या स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारा शरीर तुरंत हरकत में आ जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों और दिमाग को ज्यादा खून मिलता है और शरीर में एड्रेनलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन निकलते हैं। ये बदलाव हमें खतरे से लड़ने या वहां से भागने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन अगर यह तनाव, यह स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो यह हमारे दिल, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। स्ट्रेस के समय हमारा दिमाग हर छोटे सिग्नल के प्रति बहुत सतर्क हो जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक तनाव में रहने पर न्यूरॉन्स थक जाते हैं और उनका असर कम होने लगता है। विज्ञापनों में अक्सर नई या अचानक जैसी बातों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया और अनोखा ढूंढता है। ब्रेन वॉशिंग में इसी बात का फायदा उठाया जाता है। लोगों को लगातार स्ट्रेस और नए दबाव में रखा जाता है जिससे उनके दिमाग का वह हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है जो सोचने और फैसले लेने का काम करता है। अलग अलग लोगों पर स्ट्रेस का असर अलग अलग होता है।
कुछ लोगों जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों पर स्ट्रेस का बहुत कम असर होता है, जबकि कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं। कई बार लोग अपने तेज भावनाओं को अपनी गलतियों का बहाना बना लेते हैं। वे कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर का मानना है कि इंसान खुद ही अपने आप पर काबू खोने का फैसला करता है। ऐसा नहीं है कि वे अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते, बल्कि वे उन्हें रोकने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का निचला हिस्सा यानी सब कॉर्टेक्स और ऊपरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स मिलकर काम करते हैं। निचले हिस्से में मौजूद एमिग्डाला किसी चीज को देखकर हमारे अंदर डर या खुशी जैसी भावना पैदा करता है, जबकि ऊपरी हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि उस इमोशन के पीछे, उस भावना के पीछे का कारण क्या है और हमें कैसे बिहेवियर करना चाहिए। इमोशंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वे हमें दुनिया को समझने और सही फैसले लेने में मदद करती हैं। लेकिन जब किसी के विचारों के साथ तेज इमोशंस जैसे डर, नफरत या खुशी को जोड़ दिया जाता है तो इंसान अपनी सोचने समझने की ताकत खो बैठता है। पॉलिटिशियंस और एडवर्टाइजिंग बनाने वाले लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वे शब्दों के जरिए हमारे अंदर नफरत या हमदर्दी पैदा कर देते हैं, जिससे हम बिना सोचे समझे उनकी बातों को सच मान लेते हैं। ब्रेन वॉशिंग में भी ऐसे ही भ्रामक विचारों और तेज इमोशंस का इस्तेमाल करके इंसान की सोच पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। लोग अक्सर दूसरों के विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमेशा कामयाब नहीं होता। अगर कोई इंसान ध्यान से सोचे तो वह इन कोशिशों को नाकाम कर सकता है, लेकिन ब्रेन वॉशिंग के दौरान दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान सोच समझ नहीं पाता। यह समझने के लिए कि ऐसा कैसे होता है, हमें यह जानना होगा कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा हमें रुकने और सोचने यानी स्टॉप एंड थिंक की ताकत देता है। यह हिस्सा हमारे माथे के ठीक पीछे होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या PFC कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसे दिमाग का बॉस या CEO भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे सोचने, फैसले लेने, खुद पर काबू रखने और सही गलत का फर्क समझने जैसे जरूरी काम करता है। यह हमारे दिमाग के दूसरे हिस्सों, खासकर उन हिस्सों से जुड़ा होता है जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जब हमें कोई काम करने का मन करता है, जैसे किसी पर गुस्सा आना, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें तुरंत वह काम करने से रोकता है और हमें सोचने का मौका देता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ताकि इंसान बिना सोचे समझे उनकी बातें मान ले। अगर किसी हादसे में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचता है तो इंसान की याददाश्त और बुद्धिमानी तो वैसी ही रहती है, लेकिन वह समाज के नियम भूल जाता है और बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेता है। इसे समझने के लिए हम आंखों के काम करने का एग्जाम्पल यानी आई मूवमेंट्स ले सकते हैं। जब हम कोई आसान चीज देखते हैं, जैसे अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी, तो हमारा दिमाग तुरंत हमारी आंखों को उस तरफ घुमा देता है। इसके लिए दिमाग के एक छोटे हिस्से, जिसे सुपीरियर कॉलिक्युलस या SC कहते हैं, उसको किसी और हिस्से से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एडवर्टाइजिंग और ब्रेन वॉशिंग में आसान और सीधे संदेशों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया दे, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे और सोचने का मौका न मिले। लेकिन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज देखते हैं, जैसे किसी तस्वीर में बहुत सारी चीजें, तो ये हिस्सा अकेले फैसला नहीं ले पाता। तब यह जानकारी दिमाग के दूसरे हिस्सों जैसे PPC और FEF के पास जाती है।
जो यह तय करते हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। अगर फिर भी फैसला नहीं हो पाता तो जानकारी दिमाग के बॉस यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस और यादों का इस्तेमाल करके हमें यह तय करने में मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए। यही रुकने और सोचने की प्रक्रिया है, स्टॉप और थिंक की। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम न करे तो इंसान को पता तो होता है कि क्या सही है, लेकिन वह उस समय सही फैसला नहीं ले पाता। आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग एक कंपनी की तरह काम करता है जहां हर लेवल पर फैसले लिए जाते हैं। आसान काम निचले स्तर SC, PPC और FEF पर ही हो जाते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल फैसला लेना होता है या हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है तो वह मामला बॉस यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास जाता है। ब्रेन वॉशिंग करने वाले इसी बॉस को कमजोर कर देते हैं ताकि वे इंसान के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर सकें। यह सब जानने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी अपनी कोई मर्जी होती है, फ्री विल होती है, या हमारे सारे फैसले पहले से तय होते हैं। साइंस और फिलॉसफी में यह बहस बहुत पुरानी है। अगर हमारा दिमाग सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस और न्यूरॉन्स के आधार पर फैसले लेता है तो हमारी आज़ादी कहाँ है? असल में आज़ादी इस बात में है कि हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखकर अपने फ्यूचर के फैसले बदल सकते हैं। हमारी आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हमारे फैसलों का कोई कारण नहीं होता, बल्कि आज़ादी यह है कि वे कारण हमारे अपने होते हैं, जैसे हमारी अपनी इच्छाएं और विचार। ब्रेन वॉशिंग का असली डर यही है कि कोई दूसरा इंसान हमारे दिमाग में अपने विचार डाल दे और हमें लगे कि वे हमारे अपने विचार हैं। हमने अब तक समझा है कि ब्रेन वॉशिंग का मतलब किसी के दिमाग और उसके विचारों को बदलना है। जब किसी पर अचानक से बहुत तेज भावनाओं का दबाव डाला जाता है तो उसके पुराने विचार टूट जाते हैं और नए विचार उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं। इसे जबरदस्ती की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। दूसरी तरफ विज्ञापनों के जरिए धीरे धीरे और लगातार हमारे दिमाग में कोई बात डाली जाती है जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे उसे अपना लेते हैं। इसे छुपकर की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। जब भी हमें लगता है कि कोई हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हरकत में आ जाता है जो हमें रुकने और सोचने की ताकत देता है। हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हमारे जीन्स और हमारे आसपास के माहौल की वजह से हम सबका दिमाग अलग तरह से काम करता है। यही वजह है कि कुछ लोग आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग डटे रहते हैं और दूसरों की बातों में नहीं आते। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कला भी समय के साथ बहुत चालाक हो गई है। हम अक्सर विज्ञापनों या सेल्समैन की बातों में आकर वह सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। कई बार हम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं क्योंकि उसमें हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन कई बार लोग दूसरों को ऐसी बातों के लिए भी राजी कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, जैसे किसी कल्ट से जुड़कर अपनी जान जोखिम में डालना। ब्रेन वॉशिंग करने वालों के सामने दो बड़ी मुश्किलें होती हैं। पहली मुश्किल है समय और मेहनत। किसी इंसान के दिमाग में नए विचार डालने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है ताकि वे इंसान की आदत बन जाए। इसीलिए कल्ट अक्सर लोगों को उनके परिवार और दोस्तों से दूर कर देते हैं ताकि पुराने विचारों से उनका सामना न हो और नए विचारों को आसानी से उनके दिमाग में बैठाया जा सके। दूसरी मुश्किल यह होती है कि दूसरों को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंस टेक्नीशियंस हमेशा यह नहीं जानते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है।
अगर नए विचार इंसान की पुरानी सोच से मेल खाते हैं तो उन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वे इंसान की आदतों को समझने के लिए सवाल पूछते हैं। अगर इंसान होशियार है तो वह समझ जाता है और पीछे हट जाता है। फिर भी कुछ मामलों में जबरदस्ती या छुपकर की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग इंसान की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है। साइंस बताता है कि किसी इंसान के दिमाग की यह ताकत 3 चीजों पर निर्भर करती है। उसके दिमाग में पहले से कितने विचार हैं, वे कितने मजबूत हैं और उसमें रुकने और सोचने की कितनी क्षमता है। एक इंसान का दिमाग जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, तजुर्बेकार और खुला होगा, उस पर ब्रेन वॉशिंग का असर उतना ही कम होगा। अगर दिमाग में बहुत सारे अलग अलग विचार और अनुभव हैं तो कोई नया विचार उसे आसानी से बदल नहीं सकता। लेकिन अगर दिमाग में विचारों के लिए कम रास्ते हैं तो कोई भी नई बात गहराई से असर करती है। यही वजह है कि उम्र, पढ़ाई, क्रिएटिविटी और जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हमें दूसरों की बातों में आने से बचाते हैं। कम उम्र या कम तजुर्बे वाले लोग अक्सर दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, जबकि समझदार लोग रुकने और सोचने की आदत रखते हैं। लेकिन कभी कभी जिनके विचार बहुत पक्के और मजबूत होते हैं उन पर भी ब्रेन वॉशिंग का असर करना मुश्किल होता है। कुछ लोग अपने विचारों को लेकर इतने पक्के होते हैं कि वे नई बातों को आसानी से नहीं मानते, लेकिन अगर कोई बहुत शक्तिशाली तरीका उनके दिमाग में नया विचार डाल दे तो वे उसे भी उतनी ही सख्ती से अपना लेते हैं। जब हम किसी तनाव या खतरे का सामना करते हैं तो हमारा शरीर अलर्ट हो जाता है, लेकिन अगर यह स्ट्रेस लंबे समय तक रहे तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा कमजोर पड़ जाता है जो सोचने और फैसले लेने का काम करता है। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। वे इंसान को लगातार स्ट्रेस में रखकर उसे थका देते हैं ताकि वह बिना सोचे समझे उनकी बातें मान ले। कई बार लोग स्ट्रॉन्ग इमोशंस में बहकर भी गलत फैसले ले लेते हैं। इमोशंस यानी भावनाएं हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करती हैं, लेकिन अक्सर वे हमें छोटे टाइम के फायदे के चक्कर में बड़े नुकसान की तरफ धकेल देती हैं। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग इन भावनाओं का फायदा उठाते हैं और इंसान के अंदर डर या गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा करके उसे अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे अंदर आजादी और विरोध, फ्रीडम और रिएक्टेंस की इमोशंस भी बहुत अहम होती हैं। जब भी कोई हमसे हमारी आजादी छीनने की कोशिश करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। चालाक लोग सीधे हुक्म देने के बजाय लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं ताकि वे आसानी से उनकी बात मान लें। आखिरकार जो लोग दूसरों को ब्रेन वॉशिंग की कोशिश करते हैं उनके अंदर दूसरों पर राज करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। वे अक्सर अपनी बातों को बहुत आसान और साफ तरीके से पेश करते हैं ताकि लोग आसानी से उनकी बातों में आ जाएं। लेकिन असली बचाव इस बात में है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें, नई चीजें सीखें और हमेशा रुकने और सोचने की आदत डालें ताकि कोई भी हमें आसानी से अपनी बातों में न फंसा सके। समाज में भी विचारों का बहुत बड़ा असर होता है। कुछ विचार किसी बीमारी की तरह फैलते हैं और लोगों की सोच को इस कदर बदल देते हैं कि वे सच को देखने से भी इनकार कर देते हैं। जब कोई विचार बहुत मजबूत हो जाता है तो इंसान उसी के चश्मे से दुनिया को देखने लगता है और सच्चाई को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। समाज में कई ऐसे विचार होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सच मानते हैं। किसी समाज या देश के लिए आजादी, इंसाफ और बराबरी जैसे विचार बहुत जरूरी होते हैं, खासकर तब जब वह देश नया हो या वहां के हालात ठीक न हो।
जब लोगों की जिंदगी अच्छी होती है तो वे ज्यादा बदलाव नहीं चाहते और अलग अलग विचारों को आसानी से मान लेते हैं। पढ़ाई लोगों को यह दिखाती है कि दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है, लेकिन जब वे अपने आसपास गरीबी, भ्रष्टाचार या पाबंदियां देखते हैं तो उनके मन में विरोध पैदा होता है। अगर लोगों को बड़े सपने दिखाए जाएं लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता न हो तो यह गुस्सा अक्सर हिंसा में बदल जाता है। कुछ देशों की सरकारें मीडिया और एजुकेशन पर पाबंदी लगाकर इसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। समाज में विचारों को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया मीडिया होती है, जैसे अखबार, टीवी और इंटरनेट। जो लोग या सरकारें जनता के दिमाग पर कब्जा करना चाहती हैं, वे अक्सर मीडिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया जुड़ रही है, मीडिया पर पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मीडिया में जो खबरें हमें दिखाई जाती हैं, वे कभी भी पूरी तरह से सच नहीं होती। हर खबर को पेश करने का एक खास नजरिया होता है, एक फ्रेम या बायस। जिस तरह कोई अपनी पसंद की कहानी सुनाता है, उसी तरह मीडिया भी खबरों को ऐसे शब्दों और तरीकों से पेश करता है जो हमारी इमोशंस, हमारी भावनाओं से जुड़ जाए। यह काम इतनी चालाकी से किया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच को बदला जा रहा है। लोगों की सोच को एक साथ बदलने के लिए जबरदस्ती करना हमेशा काम नहीं आता। जबरदस्ती करने से लोग विरोध करते हैं और इस पर बहुत मेहनत और पैसा खर्च होता है। इसलिए ज्यादातर लोग या सरकारें छुपकर लोगों का दिमाग बदलती हैं। वे ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। वे किसी बाहरी दुश्मन का डर दिखाते हैं ताकि लोग स्ट्रेस में रहें, तनाव में रहें और बिना सोचे समझे उनकी बातें मान लें। कोई भी चालाक नेता अचानक से बहुत बड़े बदलाव नहीं थोपता, बल्कि वह धीरे धीरे लोगों के दिमाग में अपनी बात बैठाता है। वह खुद को बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वासी और मजबूत दिखाता है, सिंगल माइंडेड, क्योंकि लोग अक्सर उन नेताओं की बातों में आ जाते हैं जो बड़े और साफ वादे करते हैं। बहरहाल, चाहे वह जबरदस्ती हो या चालाकी, किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से रातों रात बदलना मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दिमाग पर कंट्रोल करने का यह खतरा और भी बढ़ सकता है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर में सच में लोगों का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। फ्यूचर में साइंस और टेक्नोलॉजी दिमाग को कंट्रोल करने के नए तरीके खोज सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी या मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए सीधे दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित किया जा सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे इंसान की यादों या विचारों को बिना उसकी जानकारी के बदल दिया जाए। जीन्स और डीएनए की मदद से भी इंसान के बर्ताव को बदला जा सकेगा। हो सकता है कि भविष्य में किसी खास तरह की सोच रखने वाले लोग, जैसे कट्टरपंथी के जीन्स में ही बदलाव कर दिया जाए, या फिर किसी को कोई खास बीमारी देकर सजा दी जाए। यह सब थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान की आजादी और उसकी खुद की सोच खत्म हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ कंट्रोल में हो, वहां इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। लेकिन अभी तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि वह किसी इंसान के हर विचार को पूरी तरह से पढ़ सके या बदल सके। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, इसलिए मास कंट्रोल के लिए अभी भी पुराने तरीके ही ज्यादा काम आते हैं। अगर हम अपनी सोच को लेकर पक्के हैं तो दूसरों के लिए हमें बदलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम नई चीजें नहीं सीखते, नई जगहों पर नहीं जाते या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा दिमाग कमजोर पड़ने लगता है और हम आसानी से दूसरों की बातों में आ सकते हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें, नई बातें सीखें और अलग अलग तरह के लोगों से मिलें।
समाज में कई ऐसे विचार होते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कि यह सोचना कि सिर्फ हमारा धर्म या हमारा देश ही सही है। ये विचार अक्सर डर और नफरत से ताकत पाते हैं। जब कोई इंसान ऐसे विचारों से घिर जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता, और कभी कभी तो वह इसके लिए जान लेने या देने को भी तैयार हो जाता है। ऐसे लोगों को सिर्फ समझाकर या बहस करके नहीं बदला जा सकता। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि उनके मन में यह नफरत क्यों पैदा हुई। अक्सर इसके पीछे उनके बुरे हालात, गरीबी या नाइंसाफी होती है। जब लोगों को यह लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वे आसानी से ऐसे खतरनाक विचारों का शिकार बन जाते हैं। अगर हम उनके हालात सुधार दें, जैसे कि उन्हें पढ़ाई और आज़ादी का हक दें, तो उनके अंदर की यह नफरत और गुस्सा खुद ब खुद कम होने लगेगा। आखिर में खुद को और अपने समाज को इन खतरनाक विचारों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर तरह के विचारों का सम्मान हो। हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए और हर बात पर सवाल उठाने की आदत डालनी चाहिए। एजुकेशन और आज़ाद मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया हमें यही सिखाते हैं। जब हमारे दिमाग में सोचने समझने के कई रास्ते खुले होंगे तो कोई भी हमें आसानी से अपनी बातों में नहीं फंसा सकेगा। इस किताब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।